हेलो एवरीवन, मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी रियांस ऑटिज़म लाइफ में। तो गाइज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपने बेटे का ऑपरेशन कराया था, जिसकी वजह से मुझे अपनी बहुत सी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी। गोल्ड की और सिल्वर की बहुत सी ज्वेलरी मैंने बेची थी अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा ऑपरेशन कराया था जिसके लिए मुझे अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी, और ऐसा क्यों कि मुझे अपने मतलब कि ऐसे क्या परिस्थिति आ गई थी कि मुझे ज्वेलरी बेचना पड़ गया। तो गाइज़, मैंने रियांस का स्टेम सेल कराया था। हम जब कानपुर में थे तब जब रियांस की थेरेपी चल रही थी, जहाँ पे हम थेरेपी कराते थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो वहाँ पे बहुत से गार्जियन, बहुत से पेरेंट्स आते थे। तो उनमें से किसी ने हमें बताया कि अगर स्टेम सेल से काफ़ी बच्चे में काफ़ी फ़र्क आता है। मतलब कि ऑटिज़म बच्चे, अगर बच्चा ऑटिज़म है तो स्टेम सेल बहुत सी चीज़ों में काम करता है, जैसे कैंसर हो गया, किसी भी ख़राब हिस्से को फिर से मतलब ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल है स्टेम सेल। तो जब हमें पता चला, हमें भी किसी पेरेंट्स ने बताया था, एक पेरेंट्स थे, उन्होंने मतलब रियांस को देखा, तो जैसे ही रियांस, उनका बेटा भी रियांस की तरह ही था, बस नहीं बड़ा था। तो उन्होंने भी हमें बताया कि मैं स्टेम सेल के बारे में बताया कि हम इस तरह से है कि स्टेम सेल से काफ़ी फ़र्क आता है बच्चे में, काफ़ी हेल्पफुल है। तो 2-3 बच्चे पहले करा भी चुके थे स्टेम सेल, और उन बच्चों में काफ़ी फ़र्क हमने खुद देखा था कि बच्चों में स्पीच नहीं थी, तो बच्चे बोलने लगे थे और समझने लगे थे। तो जब हमें पता चला स्टेम सेल के बारे में, तो हमने ज़रा-सा भी नहीं सोचा कि मतलब एक होप मिल गई थी अंदर से, हिम्मत कि हाँ, मेरा बेटा भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। उस समय थोड़ा-सा पैसों की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन से पहले मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा, मतलब उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था। वो महीने के लाख से 1.5 लाख रुपए कमा लेते थे, कि हमारे उनके मतलब उनकी महीने की इनकम लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से होती थी। इतना वो मंथली कमा लेते थे, उनकी खुद की कंपनी थी। और जब लॉकडाउन लगा, वो मेरे हस्बैंड एक ट्रैवल एजेंट हैं, और हॉलिडे फील्ड से हैं, तो उनकी कंपनी अच्छी खासी चलती थी। फिर लॉकडाउन आया गाइस। लॉकडाउन के बाद सब कुछ जैसे कि बर्बाद हो गया। मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। बहुत अच्छा काम चलता था मेरे हस्बैंड का, हम मतलब अच्छी लाइफ जी रहे थे। मैं उस समय यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देखती थी, तो मतलब कि अच्छा लगता था कि, और एक बार मेरा मन भी किया कि मैं यूट्यूब पे आऊँ। तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, अच्छी खासी लाइफ है, अच्छे खासे मेरे हस्बैंड की इनकम है, हम अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद से फिर एकदम से जैसे ज़िंदगी एकदम बदल गई हो, कि मतलब अभी तक हमारा स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। एकदम से बहुत अच्छे दिन देखे और एकदम से बहुत ही बुरे से दिन आ गए। मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। बहुत अच्छा काम चलता था, तो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड के सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे हस्बैंड के काम में आया। उनकी कंपनी बंद हो गई लॉकडाउन में, और फाइनेंशियली उस समय इतनी दिक्कत आ गई थी कि हमें जो भी सेविंग थी वो मैंने 3 साल तक की, हमारे मतलब कि जितनी भी सेविंग थी, एक तरह से कहते नहीं है, जब परेशानियाँ, भगवान परीक्षा लेता है तो बहुत कठिन से कठिन परीक्षा लेते ही चले जाते हैं। तो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। फिर लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। उसके बाद जो भी सेविंग थी वो धीरे धीरे, फिर हमें घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद उसमें काफ़ी पैसा वेस्ट हो गया। फिर हमने अलग से फिर रियांस के बारे में पता चला कि रियांस को ऑटिज़म है। तो उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया। फिर हम दिल्ली से कानपुर शिफ्ट हो गए, उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने दूसरा बिज़नेस शुरू किया, फ़ास्ट फूड। उन्होंने फ़ास्ट फूड का बिज़नेस शुरू किया, तो वो भी नहीं चला। चला तो ठीक ठाक था, पर कहते नहीं, जब किस्मत ख़राब हो तो सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं, तो वो भी कोई ख़ास नहीं चला। फिर उन्होंने कैंटीन खोली, कैंटीन का काम शुरू किया। तो कैंटीन भी शुरू में तो होता है कि आप जो करोगे तो कुछ नहीं, तो जैसे जैसे वो थोड़ा बहुत उसमें अर्निंग शुरू हुई, फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई कि फिर से हमें वो काम बंद करना पड़ा। और फिर हम, और उसी टाइम जब हमारे मेरे हस्बैंड ने कैंटीन खोली थी, उसी टाइम हमें रियांस की हम थेरेपी भी करा रहे थे। तो थेरेपी में जब सेंटर पे हम जाते थे, तो हमें वहाँ पे ही पता चला स्टेम सेल के बारे में।
तो मेरे हस्बैंड का जो पैसा भी, जितना पैसा बचा हुआ था, तो उन्होंने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया था, जो भी था उनके पास में। हमारी जितनी भी सेविंग थी वो हमने अपने बिज़नेस में, क्योंकि आप बिना काम के तो अर्निंग अगर नहीं होगी तो आप कैसे ज़िंदगी सर्वाइव करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने अपने एक बिज़नेस में पहले सारा पैसा लगा दिया। तो उस समय मुझे स्टेम सेल के बारे में पता चला कि स्टेम सेल मतलब कि बच्चे में बहुत, मेरे रेयांस में काफ़ी फ़र्क आएगा अगर हम स्टेम सेल करा लेंगे। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, उस समय पैसे भी नहीं थे, पर ये था कि हमारे पास जो भी ज्वेलरी है, मैंने सोचा कि अगर अभी अभी रेयांस से मतलब कि अब बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना। जब एक मन में ये पता चल जाए कि हाँ, बहुत से पेरेंट्स करा रहे थे स्टेम सेल, तो मुझे पता चला, पर पैसे की उस समय पर प्रॉब्लम थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि या तो वेट करते हैं साल 2 साल, इतना तो पैसा कमा लेते हैं या तो बिज़नेस से, या तो फिर अभी कैसे कराएंगे, अभी तो हमारे पास पैसा भी नहीं। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो ज्वेलरी है, मेरे पास जो भी गोल्ड ज्वेलरी है और जो भी सिल्वर जो भी है, उसमें से कुछ ज्वेलरी निकाल देते हैं, नहीं बेच देते हैं, और रेयांस का ऑपरेशन करा लेते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैं रेयांस 3.5 साल का हो गया और मैं अभी तक, हम हस्बैंड वाइफ एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं कि रेयांस हमें कब मम्मी पापा बोलेगा। जब ये मुझे पता चला कि स्टेम सेल कराने से बच्चे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, उनमें स्पीच आ जाती है। तो मतलब कि मन में था कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और कब हमें मम्मी पापा कह के बुलाएं। तो मैंने कहा कि आप ये ज्वेलरी निकाल दो। मेरे अपने हस्बैंड से बोला कि इसमें से बहुत सी जो ज्वेलरी हम मतलब कि रखी रहेंगी, कौन सा हम रोज़ पहनते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें से कुछ ज्वेलरी बेच देते हैं और अभी रेयांस का स्टेम सेल करा लेते हैं। तो मुझे उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ना मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें। पर ये सोचा कि अभी जो ज्वेलरी है उसमें से निकाल के पहले अपने बच्चे का ऑपरेशन करा लेते हैं। तो मैं उसमें से, मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी बेच दी थी और अपने बेटे का और स्टेम सेल कराया था, उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुआ था। तो मैंने अपनी 2-2.5 लाख की ज्वेलरी बेच दी थी रेयांस के ऑपरेशन के लिए, और मुझे उस बात का कोई भी दुख नहीं है कि मैंने अपनी ज्वेलरी बेची। बस मुझे, मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि मेरा बेटा स्टेम सेल कराने के बाद वैसे कोई ख़ास फ़र्क मुझे अपने बेटे में दिखा नहीं, कि थोड़ी सी समझ बढ़ी है पर बहुत ज़्यादा नहीं। एक बार मैंने अपने से, और ये भी पता चला कि स्टेम सेल कम से कम 3 से 4 बार कराया जाता है। तो अभी सेकंड मैं सोच रही हूँ स्टेम सेल कराने के लिए, पर अभी हमारे पास पैसा नहीं है, और जो भी पैसा था वो अपने बिज़नेस में लगा दिया था। अपनी ज्वेलरी भी बेच दी, और अभी जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी मेरे पास बची हैं वो भी पता नहीं कि है आगे रहेंगी भी या नहीं रहेंगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि परेशानियाँ अब आई हैं तो ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, रोज़ नई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। अभी मेरे हस्बैंड कहीं जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, पर कहीं हो नहीं पा रहा उनका। हम दिल्ली वापस भी आ गए, कानपुर में कुछ नहीं हुआ तो फिर कानपुर में बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था और बहुत सी परेशानियाँ आ गई थी, तो इसलिए हमने कानपुर छोड़ दिया फिर से, और फिर से मैं दिल्ली आ गई हूँ वापस। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, 1-2 जगह ट्राई भी किया उन्होंने, पर कहते नहीं है कि जब परेशानी आई है तो इतनी आसानी से कैसे जाएंगी। तो उनको जॉब भी कहीं अभी इस समय कहीं पे मिल नहीं रही है। तो अभी फिर से वो अपना हॉलीडे कंपनी, जो उन्होंने पहले उनकी कंपनी थी, फिर से सोच रहे हैं खोलने के लिए। तो अभी वो अगर उसको खोलेंगे तो फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर अगर उन्होंने फिर से अपनी कंपनी खोली तो मुझे अपनी फिर से, जो मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत ज्वेलरी बची है वो फिर से, मैं सोच रही हूँ कि कहीं से इन्वेस्टमेंट का तो हो नहीं पा रहा है जुगाड़, तो फिर वो ज्वेलरी बेचनी पड़े, तो हो सकती है कि बेचनी पड़े। तो घर जो काम पहले हॉलीडे फील्ड में थे जो करते थे वही करना फिर से शुरू करेंगे। और भगवान जानता है कि हम आगे, हमारी और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं। कहते नहीं ना कि मैंने एक अच्छी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी थी। शादी के बाद मैंने बहुत, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक अच्छी मतलब लाइफ, शादी से पहले की लाइफ भी मेरी बहुत अच्छी थी। मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे थे, पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पापा सच में बहुत अच्छे थे। अभी फरवरी में उनकी डेथ हो गई थी, कैंसर हो गया था मेरे पापा को।
मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। अच्छा पति, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, सब कुछ ठीक था। और फिर एकदम से सब कुछ ख़राब होता चला गया। पहले रियांस का पता चला, मेरे हस्बैंड का काम बंद हो गया। उसके बाद फिर रियांस का पता चला कि रियांस को ऑटिज़म है। फिर मेरे हस्बैंड का ने दूसरा काम शुरू किया, वो बंद हो गया, वो भी नहीं चला। सारी सेविंग ख़त्म हो गई। तो कहते ना कि आप एकदम ऊंचाई से एकदम गिर जाओ। तो गाइस फिर से हमने फिर से एक टाइम ख़राब जो देख रहे हैं हम, पर एक उम्मीद है कि फिर से वो दिन वापस आएंगे। हम फिर से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये दिन भी काट लें, किसी भी तरह से कट जाएं। मेंटली हम बहुत ही डिस्टर्ब है इस समय। समझ में नहीं आता कि जो काम करते हैं वो हो नहीं रहा है इस समय। रियांस की इस तरह की कंडीशन है कि वो, हम दो हैं तो वो छोड़ के घर बाहर भी नहीं जा सकते मेरे हस्बैंड, कि मैं 2 बच्चे अकेले नहीं संभाल पाऊंगी घर में। तो इसलिए वो बाहर जाके कहीं दूर जाके कहीं जॉब भी नहीं कर सकते हैं। तो बस आप सब सपोर्ट करेंगे तो हम फिर से सरवाइव कर पाएंगे, अच्छे से अपने बच्चे का इलाज करा पाएंगे। गाइस मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगी, मेरे और बोलने की हिम्मत नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। बाय फ्रेंड।